तो मूवी की शुरुआत होती है कुछ रशियन सैनिकों से जो एक जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे। उनके साथ दो बच्चे भी आए, जिनमें यह है कोलोरैड, जिसको बड़ा होकर राजा का बॉडीगार्ड बनना है, और दूसरी ये है नास्टिया, जिसको बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इन पर मंगोलियन सैनिकों ने हमला कर दिया। कोलोरैड ने नास्टिया को वहां से भागकर मदद लाने के लिए कहा और वो खुद सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मंगोलियन सैनिक ज्यादा होने की वजह से सारे रशियन वहीं मारे गए। अब यहाँ बस कोलोरैड बचा था, जिस पर मंगोलियन कमांडर खोस्रोविल ने अपनी दोनों बॉल से हमला कर दिया, जिससे तड़पते हुए कोलोरैड की आंख खुल गई, जहाँ वो एक बेड से बंधा हुआ था। इतने में वहाँ उसकी वाइफ नास्टिया आई और तब हमें पता चला कि कहानी 14 साल आगे आ चुकी है। असल में कोलोरैड उस दिन उस हमले से तो बच गया, लेकिन अब उसे भूलने की बीमारी हो गई थी। साथ ही वो अब राजा का एक योद्धा होने के साथ साथ बाकी सैनिकों को लड़ने की ट्रेनिंग भी देता था। तभी उसके घर एक और रशियन सैनिक कारकुन कोलोरैड को बुलाने आया, क्योंकि राजा को उसकी जरूरत थी। कोलोरैड राजा यूरी के पास पहुंचा, जो उससे एडवाइस मांग रहे थे कि हमें उन सैनिकों का क्या करना चाहिए जो हमारे शहर राजियान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता वो दोस्त हैं या दुश्मन, क्योंकि अभी तक हमें उनका झंडा नहीं दिखा। कोलोरैड ने कहा कि हमें थोड़ा रुकना चाहिए। उसका ये सुझाव एकदम सही था, क्योंकि वो आते हुए लोग मंगोलियन नहीं बल्कि एक दूसरे शहर का राजा और उसके साथी थे, जो यूरी के पोते के नामकरण में आए थे। यहाँ से कोलोरैड बाकी सैनिकों को ट्रेनिंग देने चला गया कि तभी वहाँ राजा यूरी का बड़ा बेटा फेडर भी पहुंच गया, जिसके बेटे का आज नामकरण है। कोलोरैड ने मजाक में फेडर से कहा कि अरे भाई, वो वाली पावर तो हमने देख ली, अब यहाँ लड़ाई के मैदान में भी अपनी कुछ पावर दिखाओ, जिसके लिए फेडर मान गया। लेकिन 2 मिनट में ही फेडर भाई साहब अपने कपड़े फटवा के वहाँ से चल दिए। कोलोरैड भी ट्रेनिंग देने के बाद अपने घर पहुंचा, जहाँ वो अपने बच्चों के लिए ये तोहफा लाया। साथ ही नास्टिया के लिए भी वो एक बांसुरी लाया था, पर शायद नास्टिया को कोई दूसरी बांसुरी भी चाहिए थी। लेकिन इतने में वहाँ उनकी नौकरानी की आवाज आने लगी। तभी कोलोरैड ने एक डब्बे में बहुत सारी बांसुरी देखी। असल में वो रोज नास्टिया को एक बांसुरी देकर अगले दिन भूल जाता था। अब फेडर के बेटे का नामकरण शुरू हुआ, जिसके बीच ही एक आदमी ने आकर बताया कि महाराज, मंगोलियन आर्मी हमारे राज्य की तरफ बढ़ रही है। जिसे सुनते ही सारे लोग डर के मारे बावली खेल गए और इधर उधर भागना शुरू कर दिया। लेकिन कोलोरैड ने बड़ी शांति से फेडर के बच्चे का नामकरण पूरा कराया। यहाँ राजा यूरी ने देखा कि मंगोलियन बड़ी हैवी बारात लेके उनके शहर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए। जिसके बाद उन्होंने एक मीटिंग रखी, जिसमें मंत्रियों का मानना था कि हमें अपना राज्य उनसे लुटवा देना चाहिए, जिससे कि हमारी और हमारे लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन फेडर बोला कि अरे, हमारा एक रशियन उनके 10 मंगोल के बराबर है, इसलिए हमें ये जंग बिना डरे लड़नी चाहिए। यूरी जानता था कि मंगोल की इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए उसे दूसरे राज्य की मदद चाहिए होगी, इसलिए उसने फेडर से कहा कि तुम हमारे जाबाज योद्धाओं के साथ मंगोल के राजा से बात करो कि आखिर वो चाहते क्या हैं, और उन्हें खुश करने के लिए हमारी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट दो, जिस बीच में दूसरे राज्यों से मदद का इंतजाम कर लूंगा। मीटिंग के बीच ही कोलोरैड शहर का हाल देखने बाहर आया, जहां उसे ये जकर नाम का दवाई वाला मिल गया। जकर इस शहर को छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन कोलोरैड ने उसे समझाया कि अरे चाचा, यहाँ से निकलकर भी तुम मंगोल से बच नहीं पाओगे। अब वो अपने घर आया, जहाँ यूरी पहले से मौजूद था। यूरी ने कोलोरैड से कहा कि तुम फेडर और बाकी सैनिकों के साथ मंगोलियन कैंप में जाओ, क्योंकि मेरी नजर में तुमसे ज्यादा समझदार और जाबाज योद्धा कोई नहीं है। लेकिन कोलोरैड के भूलने की बीमारी की वजह से नास्टिया इस काम के लिए मना करने लगी, पर अपने शहर को बचाने के लिए कोलोरैड यूरी की बात मान गया। अब फेडर, कोलोरैड, कारकुन और बाकी सैनिक जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जकर को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि उसे मंगोलियन भाषा आती थी। नास्टिया ने कोलोरैड के साथ अपनी नौकरानी लाडा को भी भेज दिया, ताकि अगर कोलोरैड गजनी बन जाए तो लाडा उसे सब याद दिला सके।
अब ये सभी बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ मंगोल के राजा को खुश करने चले गए। थोड़ी देर बाद जब ये मंगोलियन कैंप में पहुंचे तो इन सबको राजा बाटू खान से मिलवाया गया, जिसको इन्होंने ये तमाम तरह के गिफ्ट्स दे दिए। अब बाटू खान ने इन सबके खाने पीने का इंतजाम कराया। उसी बीच एक रशियन ने बाटू खान से पूछा कि आपको हमारे राजधान शहर से क्या चाहिए। तब बाटू खान बोला कि राजधान तो मेरा पहला रशियन शहर होगा जिसका मैं राजा बनूंगा। बाकी जो भी मेरे आगे अपने घुटने टेकेगा मैं उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तभी फेडर बोल पड़ा कि मैं तो तुम्हें ही घुटने टेकते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुनकर बाटू खान को गुस्सा आया, लेकिन कोलोरेट ने बात संभालते हुए कहा कि इसका मतलब है कि राजन तभी आपका होगा जब राजन के सारे सैनिक मारे जाएंगे। इतना दबंग स्टेटमेंट सुनकर बाटू खान खुश हुआ, इसलिए उसने कोलोरेट को एक ताबीज और एक लेटर दिया जिससे कोलोरेट पर बाटू खान के राज्य में कोई अटैक नहीं करेगा। अब उनका खाना पीना चल ही रहा था कि तभी मंगोल्स ने रशियन पर अटैक कर दिया, जिनसे बचते हुए वो सभी वहां से बाहर आए और लड़ते हुए अपने घोड़े लेके भागने लगे। लेकिन लड़ाई के बीच ही फेडर की बैक में एक तीर लग गया, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अकेला ही इन मंगोल से लड़ेगा, जिस बीच उसके बाकी साथी वहां से भाग जाएं। सब लोग भाग तो गए पर मंगोल्स ने फेडर को घेर लिया और फिर खोस्त्रोविल ने फेडर की गर्दन उड़ा दी। यहाँ कोलोरेट अपने सैनिकों के साथ तूफान में आगे बढ़ा, जहाँ अचानक से उन्हें एक बड़ा भालू दिखा। उसे देखते ही वो सारे लोग डर गए, लेकिन तभी वहाँ एक रशियन आदमी नेस्टर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इस भालू से आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी रशियन लोगों को अपना डिनर नहीं बनाता। अब नेस्टर इन सबको एक बड़ी गुफा में लेके आया, जहाँ सभी सैनिक आराम करने लगे। लेकिन कोलोरेट सो नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो सोया तो उठने के बाद सब भूल जाएगा। इसलिए अपनी नींद को रोकने के लिए उसने वो मैप बनाया जिसे उसने बाटू खान के कैंप में देखा था। अब थोड़ी देर बाद जब तूफान रुक गया तो ये सभी अपने शहर राजधान पहुंचे, लेकिन वहां पहले ही मंगोल्स ने सब कुछ खत्म कर दिया था। राजा यूरी, फेडर की वाइफ, यहाँ तक कि कोलोरेट की वाइफ और उसके बच्चे, सब लोग मंगोल्स की वजह से मारे गए। अब कोलोरेट और बाकी सैनिकों ने मिलकर एक बड़ी घंटी को टांगा और उसे बजाया, ताकि अगर कोई जिंदा बचा हो तो वो बाहर आ जाए। घंटी सुनकर वहाँ काफी लोग बाहर आए जो हमले के वक्त छुप गए थे। लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ आया और बताने लगा कि हमें खत्म करने मंगोल्स दोबारा आ रहे हैं। इस बार उनसे निपटने के लिए कोलोरेट ने प्लान बनाया कि तुम सभी छुप जाओ, और वो खुद उस बड़ी घंटी के नीचे बैठ गया ताकि मंगोल्स को लगे कि उन्होंने कोलोरेट को पकड़ा है। पर अचानक ही उसने दुश्मन सैनिकों पर हमला कर दिया और अपनी दोनों तलवारों से लड़ते हुए उन सैनिकों को मार गिराया। ये देखकर छुपे हुए रशियंस ने भी बाहर आकर मंगोल सैनिकों पर अपने हाथ साफ किए। उस झुंड को निपटाने के बाद कोलोरेट ने प्लान किया कि सभी जिंदा बच्चे और औरतें नेस्टर की गुफा में रहेंगी और हमारे 3 आदमी पड़ोसी राज्यों से मदद मांगने जाएंगे। बाकी इतने टाइम में हमें मंगोल सेना को कहीं न कहीं भटका कर रखना होगा। ये सुनकर जकर के पास एक प्लान था। उसने एक दवाई तैयार करी जिसे उन्होंने मंगोल सेना के पीने वाले पानी में मिला दिया, और पानी पीते ही मंगोल्स का पेट खराब हो गया। अब कोलोरेट ने उस ताबीज वाले लेटर को फाड़कर एक तीर में लगाकर मंगोलियन कैंप में भेजा, जिसे देखते ही मंगोल्स की एक टुकड़ी कोलोरेट से बदला लेने आई, और तभी रशियन सैनिकों ने मंगोल्स पर तीर कमान से हमला करके उन्हें मार गिराया, जिसके बाद वो उनके चप्पल जूते लूटने लगे। इन सब के बीच अचानक से कोलोरेट बेहोश हो गया, क्योंकि वो पिछले 3 दिन से सोया नहीं था। अब सैनिकों ने उसी पेड़ के नीचे एक कैंप लगाकर उसे सुला दिया। लाड़ा भी प्रे करने लगी कि उठने के बाद कोलोरेट गजनी ना बना हुआ हो। रात को लाड़ा ने कोलोरेट को कुछ खाने के लिए उठाया, लेकिन उठते ही कोलोरेट ने उन सब पर हमला कर दिया। फिर सबने मिलकर उसे पकड़ा और कारकुन उसे उसकी याददाश्त याद दिलाने लगा, जिसके बाद कोलोरेट को सब याद आते ही उसने अपने साथियों से माफी मांगी। यहाँ वो 3 सैनिक जो मदद के लिए गए थे, उनमें से 2 सैनिकों को पड़ोसी राज्यों ने मदद के लिए मना कर दिया और एक सैनिक घोड़े पर ही सोते हुए राह भटक गया।
उसी रात कोलोरैड और उसके साथी मंगोल कैंप में जाकर भूत बनने का नाटक करने लगे, जिससे बहुत सारे मंगोल सैनिकों ने डरते हुए अपने कैंप्स में आग लगा दी, क्योंकि उन्हें लगा कि कैंप में जंगल की चुड़ैल आ गई है। रशियंस ने मंगोल के हथियार इस्तेमाल करके उनके कैंप्स को बहुत नुकसान पहुंचाया, और तभी कोलोरैड ने एक लाश के साथ अपना एक और मैसेज भेजा, जिसे देखते ही बाटू खान आग बबूला हो गया। इसलिए उसने बदला लेने के लिए उस भटके हुए सैनिक को पकड़ लिया। अगली सुबह कोलोरैड जंगल में कुछ आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे लाडा भी आ रही थी। तभी कोलोरैड को अपने उस तीसरे सैनिक की लाश मिली, जिसे उसने मदद के लिए भेजा था, लेकिन असल में ये उसको फंसाने का जाल था। मंगोल्स ने कोलोरैड को चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर लाडा मदद मांगने के लिए वापस कैंप की तरफ भागी, और यहाँ कोलोरैड अकेले ही अपनी दोनों तलवार निकालकर इन सब मंगोल से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी कमांडर खोस्त्रोविल ने कोलोरैड को रोकने के लिए 14 साल पहले की तरह उस पर अपनी बॉल्स फेंकी, लेकिन इस बार कोलोरैड ने वह बॉल्स अपनी तलवार से रोक दी, और फिर एक तेज तूफान ने आकर मंगोल्स को बहुत परेशान किया, जिसके बीच ही नेस्टर के भालू ने आकर उन मंगोल्स के साथ पार्टी शुरू कर दी, जिससे डरते हुए सारे मंगोल्स वहां से भाग गए और अपने कैंप में जाके बताने लगे कि कोलोरैड कोई आम इंसान नहीं है, वो तो अपनी उंगलियों पर तूफान और भालू जैसे जानवरों को नचा सकता है। ये देखकर बाटू खान को गुस्सा आया कि तुम कैसे इन सब पर विश्वास कर सकते हो। इसलिए उसने कहा कि अब हम उन बचे हुए रशियंस पर हमला करेंगे। यहाँ नेस्टर और पास के कुछ गांव वाले भी कोलोरैड की मदद करने आ गए। तभी कारकुम ने बताया कि हमारे प्लान के मुताबिक मंगोल आर्मी हमारी तरफ ही आ रही है। ये सुनकर कोलोरैड ने सारे बच्चे और औरतों को लाडा और कारकुम के साथ भेज दिया, ताकि वो नदी के रास्ते यहाँ से दूर चले जाएं और बाद में आकर हमारा बदला जरूर लें। अब बच्चों और औरतों के जाते ही बाकी सैनिकों ने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी और एक ऊंची चोटी पर बैठकर मंगोल्स का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में बाटू खान अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर उन रशियन से लड़ने आ गया। उसने चोटी पर अपने सैनिक भेजे, लेकिन कोलोरैड के प्लान के मुताबिक उन्होंने चोटी से ही लकड़ियों के बड़े टुकड़े मंगोल्स पर गिरा दिए, जिससे मंगोल्स का पहला हमला असफल हुआ। अब मंगोल्स ने चोटी पर तीरों की बारिश कर दी और तभी बाकी सैनिक चोटी पर चढ़ने में कामयाब हुए। अब चोटी पर एक घमासान युद्ध शुरू हो गया, जिसमें खोस्त्रोविल ने नेस्टर और जाखर दोनों को मार गिराया। लेकिन जैसे ही वो कोलोरैड को मारने आगे बढ़ा, कोलोरैड ने एक बार में ही खोस्त्रोविल की मुंडी गायब कर दी। पर तब भी संख्या में ज्यादा होने की वजह से मंगोल्स रशियन पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तब भी कोलोरैड ने अपनी चोटी बचा कर रखी और वहीं ऊंचाई पर अपना झंडा लहरा दिया। तब बाटू खान ने अपना एक आदमी भेजकर कोलोरैड से पूछा कि आखिर ये रशियन चाहते क्या हैं। तब कोलोरैड बोला कि तुम लोग यहाँ बिना बुलाए आए हो, बाकी अगर तुम मेरे आगे घुटने टेक दो तो मैं तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही बाटू खान ने गुस्से में इस गुलेर जैसी मशीन से आग के गोले और बड़े बड़े पत्थर बचे हुए रशियन सैनिकों पर मारे। यहाँ कारकुम उन सभी औरतों और बच्चों को लेकर नदी के सहारे यहाँ से चला गया, जिसे देखकर कोलोरैड खुश हो गया। पर चोटी पर आ रहे पत्थर और आग के गोलों से वो बहुत बुरी तरह घायल भी हुआ और घायल हालत में ही नीचे आते हुए उसने वो ताबीज निकाला, पर अब उसके पैरों में जान नहीं बची थी। आखिरी सांस लेते हुए कोलोरैड बाटू खान से बोला कि मेरे लोग तुमसे बदला जरूर लेंगे। फिर बाटू खान उस ताबीज को उठाने के लिए झुका। तभी कोलोरैड ने बाटू खान से कहा कि देखा, मैंने मरने से पहले तुम्हें झुका दिया ना। ये सुनकर बाटू खान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी उसने कोलोरैड की तारीफ करी और उसकी बॉडी को पूरे सम्मान के साथ दफनाने का ऑर्डर दिया। अब कहानी यहाँ से 5 साल आगे आई, जहाँ कारकुम अपनी व्लादिमीर की सेना को कोलोरैड के वीरता और साहस से भरे बलिदान की कहानी सुना रहा था। और जैसा मैंने कहा कि कहानी
तो ये सच है भी या नहीं इसको कोई नहीं जानता। बाकी ये मूवी एक रशियन डायरेक्टर ने बनाई है, इसलिए खुद को ऊंचा दिखाने के लिए इंसान दूसरे को नीचे गिराता ही है। बाकी कोलोरेड के लिए 1 लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, और एक्सप्लेनेशन के लिए आपका एक सब्सक्राइब। अब मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।